चलो आज हम बात करेंगे किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझना कि जो जितने भी हमारे पास जो कैपिटल नीचे, ये कैपिटल वो क्या कैपिटल नहीं है, पूंजी वाला मत समझना इसको। ठीक है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के आइटम है, कैपिटल नेचर के, दूसरे रेवेन्यू आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी जो कैपिटल नेचर के रहेंगे ये कहाँ पर जाएंगे भाई, ये जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। ठीक है। और जो रेवेन्यू रहेंगे ये कहाँ पर जाएंगे, ट्रेडिंग में और P&L में। याद रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ध्यान से समझना कि हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा। इसी के ही बेसिस में हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। इतनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस। इसी के ही बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस आर ट्रांसफर इधर, या तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ठीक है, या हम उसको बैलेंस शीट पर शो करेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझना, या वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, इन दोनों में से एक पे जगह पे जाएंगे, या फिर वो कहाँ पर जाएंगे, बैलेंस शीट पर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आगे वो लोग लिखते हैं कि एंट्रीज आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर, जिनका नेचर क्या होगा, रेवेन्यू रहेगा, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे या तो क्या कहाँ पर, ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। अपने दिमाग में इस चीज को पहले सेट करो कि जिनका नेचर क्या रहेगा, रेवेन्यू रहेगा। अभी हम चर्चा करेंगे कि रेवेन्यू होता क्या है। तो जिनका भी रेवेन्यू रहेगा, नेचर या तो ट्रेडिंग में जाएगा या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर, ठीक है। या वो ट्रेडिंग में जाएगा या कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जो कैपिटल नेचर रहेगा, जो क्या रहेगा, कैपिटल नेचर रहेगा, वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट पर। क्लियर हो गया। ये कैपिटल वो पूंजी वाला कैपिटल मत समझना, मैं फिर बता रहा हूँ। जिनका नेचर क्या रहेगा, रेवेन्यू, वो कहाँ पर जाएंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जाएगा ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। और जिसका नेचर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आगे, इफ एनी एंट्री और आइटम ऑफ द कैपिटल नेचर इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रीटिंग इट हैज अ रेवेन्यू नेचर और वाइस वर्सा। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई आइटम है कैपिटल नेचर का, उसको हम अगर ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, ट्रेडिंग में या फिर भैया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे। और वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर बैलेंस शीट में कोई चल गया रेवेन्यू वाला आइटम, तो हम उसको कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल के साथ अभी हम सबको समझेंगे। देन नीदर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द हियर नॉट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन इफ एनी आइटम ऑफ द कैपिटल नेचर इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, treating it has a revenue nature or vice versa, then neither correct profit or a loss for the here नॉट ट्रू फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन। तो हम जब भी क्या करेंगे, जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे, इस चीज का विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे पास कभी भी करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। ठीक है। आगे वो लोग बोल रहे हैं, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन करेक्टली। ठीक है, अगर आप ये क्लासिफिकेशन करेक्टली नहीं करोगे तो आपका जो ट्रायल, आपके जो फाइनल अकाउंट है, उनको करेक्ट पिक्चर नहीं देंगे। It is therefore necessary to understand and classify correctly whether an entry item in the trial balance क्या वो रेवेन्यू नेचर का है या फिर वो कैपिटल नेचर का है। तो सबसे मेन काम मुझको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा टाइम दे देना है इसी को ही पहचानने में कि रेवेन्यू नेचर है या फिर वो कैपिटल नेचर है। बताओ मुझको, अगर नेचर हुआ रेवेन्यू तो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू ट्रेडिंग में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर नेचर हुआ कैपिटल तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएगा। तो गोइंग कंसर्न assumption allows classify expenses and receipts as capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts and revenue receipts। अब एक यहाँ पर एक बात आ रही है, गोइंग कंसर्न assumption। ये मुझको क्या बोलता है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो हम बहुत आने वाले समय तक करेंगे, लाइफ टाइम। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? हम किसके बारे में हम बात करें, गोइंग कंसर्न। अजम्पशंस मतलब होता है मान के चलना। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, ये मानना। हम क्या चीज मान के चल रहे कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो लंबे समय तक हम करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं, वो बिजनेस हमारा क्या है, चलता रहेगा। समझ में है? इसी के ही बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एक्सपेंसेस को और रिसीट्स को। किस बेसिस पर, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना।
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पैसे खर्च करे, ध्यान से समझो, मैंने पैसे खर्च करे और मैंने क्या करा, एक मोटरसाइकिल परचेज करी। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने पैसे खर्च करे, मैंने एक बाइक परचेज करी, क्लियर हुआ? ठीक है। तो क्या मेरा खर्चा हुआ? हाँ, लेकिन उसका नेचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आया? ठीक है। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, पेट्रोल फिल करवा रहा हूँ, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्लियरिटी आई या नहीं आई? आई। इसी सेम तरीके से कैपिटल रिसिट्स भी होता है और रेवेन्यू रिसिट्स भी होता है। ठीक है, जो कैपिटल नेचर की रहेगी वो तो कहाँ जाएगी भैया, बैलेंस शीट पर जाएगी। जिनका नेचर रेवेन्यू रहेगा ये कहाँ जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जा सकता है या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो लिख रहे देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एज रेवेन्यू एंड कैपिटल। इनको हम समझते हैं। सबसे पहले अब ध्यान से मेरी बात को समझना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारे पास से भैया खर्चा हो रहा है, याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास से खर्चा हो रहा है। तो लिखा हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान से मेरी बात समझो, जब जब हम खर्चा करते हैं, जब जब हम लोग खर्चा करते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, बेनिफिट मिलता है। मैंने खर्चा करा, यहाँ पे देखो मैंने मोबाइल फोन खरीदा, क्या मुझे इससे बेनिफिट मिल रहा होगा? आंसर है हाँ। मैंने खर्चा करा, मैंने टैब खरीदा, क्या मुझे इससे बेनिफिट मिल रहा होगा? बिल्कुल, मुझको पढ़ाने में आसानी हो रही है। क्लियर? तो जब जब हम खर्चा करते हैं हमारे दिमाग में क्या आएगा भैया, बेनिफिट आएगा। क्या आएगा? बेनिफिट। बेनिफिट। अगर वो क्या बोल रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कोई खर्चा जिसको करने के बाद मुझे उसका बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिले, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एग्जाम्पल दो कोई। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम लोग क्या करते हैं, हर एक महीने का हम बिजली का बिल भरते हैं। अगर मैंने एक महीने का बिजली का बिल नहीं भरा तो सिचुएशन ये आ सकती है, क्या पता मुझे बिजली ना मिले। हम वाईफाई का बिल भरते हैं, हम मोबाइल फोन का बिल भरते हैं, ये सब के सब क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही? मैं क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी का मुझे इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, तो उसका मुझे बेनिफिट 1 साल तक ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता, तो उसका भी नाम क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आया? एक्सपेंडिचर जैसी मैं वर्ड बोलूंगा दिमाग में क्या आएगा भैया, बेनिफिट। एक्सपेंडिचर वर्ड जैसी बोलूंगा दिमाग में क्या आएगा, बेनिफिट। आप मुझसे पूछोगे भैया बेनिफिट कब तक मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब जनरली 1 ही साल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, स्टेटिंग डिफरेंटली एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला कि वो खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, क्या होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला वाला है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड गुड्स। ध्यान से मेरी बात समझो, हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम दोनों मिलके क्या चला रहे हैं, बुक स्टोर चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, बुक स्टोर। हम लोग किताबें खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड गुड्स। समझ में? ये गुड्स पे ध्यान दो पहले। किस पे ध्यान दोगे, गुड्स पे ध्यान दोगे। तो हम गुड्स उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो खरीदा तो है लेकिन बेचने के लिए। ध्यान से समझना, गुड्स पे फोकस करो। फोकस कहाँ पर करोगे, इस गुड्स पे। मैंने क्या बोला, गुड्स क्या होता है, खरीदा तो है लेकिन बेचने के लिए। ये मैंने आज बैग परचेज करा, क्या ये गुड्स है? नहीं, ये गुड्स नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं खरीदा है मैंने। ठीक है। आई मेरी बात समझ में? लेकिन सपोज करते हैं कि जो दुकानदार इस बैग को खरीद रहा लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, वो उसे बेचेगा, तो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब ध्यान यहाँ पर दोगे स्टॉक ऑफ मटेरियल का। सपोज करते हैं कि हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, हम सामान खरीदते हैं और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं। हमने सामान खरीदा, सपोज करते हैं कि हमने कपड़ा खरीदा, जो जो चीजें इस बैग को बनाने में लग रही है, हमने सब कुछ खरीदा, इससे हमने बैग बनाया और बेचा। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, हम उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। इसमें भी हम जो हम खर्चा करेंगे ये भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर? आगे वो लिख रहे हैं टू द एक्सटेंट दैट दे आर यूज्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, तुम बोलोगे, अब तुम मुझको बोलोगे यार भैया सपोज करते हैं कि हमारा काम, अभी तुमने बताया कि हमारा क्या है, बुक स्टोर है, तो हमारी सारी किताबें तो नहीं बिकती साल भर में। तो जो किताबें बच जाती है वहां पे ध्यान दो। देखो जो बच जाएगी उसके लिए क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ अनयूज्ड रॉ मटेरियल एंड अनसोल्ड स्टॉक आर शोन एज एन असेट।
क्लियर हुआ? ठीक है। तो मैं तुमको अभी क्या समझाऊंगा कि जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको हम असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। क्या तुम मुझे ऐसे समझा सकते हो? समझाओ एग्जाम्पल के साथ। वही बात है, एग्जाम्पल बुक्स वाला। कुछ और भी दे सकते हो। कुछ और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमने कहा कि भैया मेरा एक फर्नीचर स्टोर है। हाँ। तो फर्नीचर स्टोर में गुड्स कब होगा कि तुमने फर्नीचर खरीदे तो हैं हाँ। या बनाए तो हैं, लेकिन काहे के लिए? बेचने के बेचने के लिए। तो तुमने कहा कि जो साल के अंत में जो फर्नीचर मेरे नहीं बिके वो असेट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ। आगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। भैया बिजनेस को चलाने के लिए भी तो खर्चे होते हैं। हाँ। सॉरी, बिजनेस को चलाने के लिए भी तो खर्चे होते हैं भैया। रेंट देना पड़ता है, हाँ, सैलरीज देनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती है। वेजेस मतलब मजदूरी देनी पड़ती है, फ्यूल पावर वगैरह का खर्चा आता है। तो सबके सब क्या है, ये भी हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहले पॉइंट या दूसरे पॉइंट में फिर से चर्चा करूं? नहीं। पक्का? थर्ड वाले में हम आते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। करना पड़ता है भैया। हमने अगर एक बार घर बना दिया, क्या हमें उसमें करना पड़ता है खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में? बिल्कुल करना पड़ता है ना? अगर सपोज करते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास अगर कोई 4 व्हीलर है तो क्या मुझे उसकी सर्विस करवानी पड़ती है? बिल्कुल। कभी कोई टूट फूट हो जाए तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का करवाना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे खर्चे भी किस नेचर में आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। समझ में आया? क्या आपको डिप्रिसिएशन पता है? डिप्रिसिएशन क्या होता है? जो सालों में जैसे लगता है डिप्रिसिएशन। किसमें? साल में लगता है जो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, ध्यान से पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फिक्स्ड असेट्स। इसके साथ में एक और वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, टेंजेबल असेट्स। क्या बोल रहा हूँ? टेंजिबल। तो टेंजेबल असेट्स क्या होते हैं? विच वी सी एंड टच, देख सकते हो, छू सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेबल है। जब आपने टेबल परचेज किया होगा और आज इसकी वैल्यू क्या सेम है? नहीं। आंसर है नहीं। तो वक्त के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसको हम बोलते हैं भैया डिप्रिसिएशन। क्लियर हो गई बात? तो डिप्रिसिएशन भी क्या है? हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके लिए एक खास बात ध्यान में रखना, इसको मैं बोलता हूँ नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से भी मैं इसको जानता हूँ। क्या? नॉन कैश एक्सपेंस। तुम बोलोगे भैया क्यों? क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन में कैश जाता हुआ नहीं दिखता। वैल्यू तो भले ही कम हो जाती है लेकिन कैश जाता हुआ मुझको दिखता नहीं। तो मुझे बताओ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कोई चर्चा करनी है? नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। तो बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज accounted as an expenses and is matched against revenue of the period to determine profit or loss of the period। जितने भी हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उन्हें हमें अकाउंटेड करना है, मतलब हमें उनको रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस के तौर पर। ठीक है? और उसको हमको मैच करना है उस साल की रेवेन्यू के साथ। तभी मुझको मेरा प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा उस पीरियड का, कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना मुझको लॉस हुआ। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो इसका कहने का मतलब है मेरे पास जो इस साल के जितने भी खर्चे होंगे मुझको वो लेने हैं। ध्यान से समझना मेरे शब्दों को। मैं इस साल के खर्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, इस साल के रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा हूँ? इस साल। तो इस साल के मेरे पास जितने भी खर्चे होंगे, जितने मेरे पास रेवेन्यू होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच एक्सपायर्स और इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट, इस लाइन को यहाँ पर समझ लेना कि इसमें क्या आता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आप समझो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब मैंने अपनी कार परचेज करी ना, तो वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से मेरी बात समझो। लेकिन मैं उस कार को सपोज करते हैं पिछले में बहुत सालों से उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको पिछले बहुत सालों से, अब उसकी स्थिति ऐसी आ चुकी है कि भैया उसकी कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। समझ में आ रही बात है? अब मुझे उसको स्क्रैप के तौर पे बेचना पड़ रहा है। ध्यान से समझना। तो बोलते इट इज इंक्लूड दैट पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच एक्सपायर, और मैंने उसको कंज्यूम कर दिया विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर हुआ? वो भी रेवेन्यू पर ही आ जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या बताया कि मान लेते हैं कि मैंने एक कार है मेरे पास और मैं उसे बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस अब ये उसका 1 साल है कि अब वो खत्म हो गई, कंडम हो गई, मुझे उसको स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, कबाड़ में मुझको उसको बेचना पड़ रहा है। तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। आई बात समझ में? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो बोले कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की किस तरीके से होगी। बोलते कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं शो करूंगा या तो भैया डेबिट साइड किसका? ट्रेडिंग में, या फिर किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया? अच्छा, कौन सी साइड बोल रहे हैं? डेबिट साइड बोल रहे हैं। तो डेबिट साइड का मतलब होता है N-,
एन माइनस मैंने बताया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर? कुछ चर्चा फिर से करनी है? नहीं। आगे हम बढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, रेवेन्यू में मैंने क्या बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इंपॉर्टेंट शब्द क्या था? विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अब कैपिटल में ध्यान देना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ enduring nature, मतलब that is benefit from the expenditure which accrue for the period or the periods beyond an accounting period। ध्यान से समझो, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम घर बनाते हैं, क्या मुझे उसका बेनिफिट 1 साल तक ही मिलता है? नहीं, उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलता है। क्लियर हो रही है? इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके पास स्कूटी है, क्या उसका बेनिफिट 1 ही साल तक मिलेगा? नहीं, 1 साल से ज्यादा मिलेगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन जितनी स्कूटी की कीमत कम हो रही है, जितनी स्कूटी की कीमत क्या हो रही है, कम, उसको मैं क्या बोलता हूँ? डेप्रिसिएशन बोलता हूँ। वो हमारे पास रेवेन्यू हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आया। एग्जाम्पल से समझाऊं? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास स्कूटी है, वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है, लेकिन वो हर एक साल मान लेते कि 10,000 कम हो रही है उसकी वैल्यू। क्लियर? समझ में आया? तो जब आपने 1 लाख रुपए की स्कूटी खरीदी, तो क्या हो गया? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो वो हर एक साल जो 10,000 वो कम हो रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा? डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट्स है, वो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब आरी बात समझ में नहीं आ रही? आगे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर, दैट इज द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर विल accrue for the period or periods beyond the accounting period। वर्ड आ रहा बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब है कि मान लेते अकाउंटिंग पीरियड है मेरे पास 1 साल, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है। समझ में आया? इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है। बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, उतनी मेरे पास अर्निंग कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी, और जो मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो मेरे पास क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं बोर्ड में पढ़ाया करता था, पहले मैं बोर्ड पे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाता हूँ। तो जब मैंने टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी मेरी बढ़ गई, और मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास क्या हो गई? कम हो गई। अब मुझे किसी टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ाना पड़ता। एक बार मैंने जब अच्छे से पढ़ा दिया तो मैं बोलता हूँ कि आप इसकी दोबारा से आकर रिकॉर्डिंग देख सकते हो, फिर ना समझ में आए तो मैं बताऊंगा। क्लियर हो रही? तो अब सपोज करते, एक और बात आपके पास सपोज करते हैं, जेसीबी तो तुमने देखी हुई है। आपके पास पहले एक जेसीबी मशीन थी, उससे आप कुछ पैसा कमाते थे। अब आपके पास 1+1 हो गई, 2 हो गई। तो क्या मुझको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल, क्योंकि आप बोलोगे उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर। क्या बोलोगे? वर्ड एंड्यूरिंग नेचर, मतलब द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर विल अक्रू फॉर पीरियड ऑफ पीरियड्स बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आया? तो तुमने कहा जब मेरी 1+1 जेसीबी जब मेरी 2 हो गई, तो मुझे पास ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। और आपकी जो ऑपरेटिंग के जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्लियर? आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज नॉर्मली ऑन अ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कि जब हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि मेरे पास से पैसा खर्च हुआ, मतलब एंटरप्राइजेस के पास से पैसा खर्च हुआ। कब? जब हम कुछ नया फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? जैसे अभी तुमने नया जेसीबी खरीदा, तुम सेला कोई गए हो, तुम सपोज करते हैं कि मान लेते तुम्हारे पास फैक्ट्री है, तुमने कहा कि भैया पहले मेरे पास 1 फैक्ट्री थी, अब मेरे पास 2 फैक्ट्री होगी। मशीन्स पहले मेरे पास 1 थी, अब मेरे पास 4 हो गई मशीन्स। तुमने कहा कि मान लेते मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, पहले मेरे पास 4 कार थी, मेरे पास 6 कार होगी। क्लियर हो रही है बात? तो तुम्हारे फिक्स्ड असेट्स क्या हो रहे? बढ़ रहे। तो फिक्स्ड असेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न इनकम एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। क्या आपका मोटिव रीसेल था? नहीं। जब आपने 1 जेसीबी से 2 जेसीबी खरीदी तो आपने क्या पहली वाली को बेच दिया? नहीं बेचा ना, तो आपका रीसेल वाला तो है ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपका काम, मान लेते हैं आपने कोई चीज खरीदी इसलिए कि भैया मुझको उसको क्या करनी है? रीसेल। तब मैं उसको क्या बोलता हूँ? गुड्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? गुड्स। और उसको मैं कहाँ पे रखता हूँ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखता हूँ। क्लियर? तो फिक्स्ड असेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न इनकम एंड नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। फिक्स्ड असेट्स टेंजेबल भी हो सकते हैं और इंटेंजेबल भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात समझो।
मैंने कहा कि सपोज करते हैं मेरे पे मारुति स्विफ्ट है, तो क्या है वो मेरे लिए, क्या वो मेरे लिए असेट्स है या गुड्स है? एसेट्स। असेट्स है, क्योंकि वो मैंने खरीदी है, मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी उसको, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। क्लियर हो रही है? लेकिन जहां से मैंने वो खरीदी उनके लिए क्या होगा? वो गुड्स खरीद के उनके पास बहुत सारी कार थी उनके लिए गुड्स है, उन्होंने खरीदी काय के लिए? बेचने के लिए। तो सेम चीज उनके लिए गुड्स है, मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। समझ में आया? ये नेचर क्या हो सकता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब मुझको बताओ टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है। और इनटेंजिबल समझ में आया? जिनको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं और विच कैन सी एंड टच। ठीक है, जैसे लैंड हो गया, क्या आप इसको देख सकते हो, छू भी सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो, छू भी सकते हो, मशीनरी देख सकते हो, छू भी सकते हो, स्टॉक देख सकते हो, छू भी सकते हो, इसको हम बोलते हैं टेंजिबल। समझ में आया? दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। क्या होता है? इनटेंजिबल। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, क्या आप किसी सॉफ्टवेयर को छू सकते हो? नहीं। उसको देख सकते हो? नहीं। कैसे देख सकते हो? अच्छा, मतलब जैसे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझा कि आपकी इस बुक में ना एक कॉपीराइट का साइन है, तो इस कॉपीराइट के साइन से सिर्फ वो तो एक साइन है, आप उसको देख रहे हो ना, लेकिन उस वो कॉपीराइट का साइन जितनी बुक बिकेंगी वो लिखने वाले को उसका पैसा मिलेगा, तो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट्स है। तुमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, वो सॉफ्टवेयर जितना ज्यादा लोग इस्तेमाल करें तुम्हें उतना पैसा मिल रहा है। समझ में आ गया? लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल देख सकते हैं, ये आया समझ में? जैसे मैं बोलता हूँ भैया चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी एक तरीके का मान लेते हैं सॉफ्टवेयर ही है। हम इस चैट जीपीटी में काम कर सकते हैं, इसका हम इस्तेमाल देख सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको बनाया उसके लिए इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? तो इसके क्या हो जाएंगे? जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हो जाएंगे। आगे बोलते हैं कि फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर आर यूजुअली अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस कैपिटल को वो कैपिटल मत समझना जो हम बिजनेस स्टार्ट करने में पूंजी लगाते हैं, नहीं, हमने खर्चा करा है यहाँ पर। जैसे बोल रहे एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे हम जमीन खरीदते हैं, हम घर बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, मोटर व्हीकल, सबके सब क्या है? एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर क्या है? क्लियर हो गया? पहले पॉइंट में चर्चा करूं, दूसरे में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि हमने गुडविल खरीद ली। गुडविल मतलब होता है कि मान लेते हैं कि किसी का बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस, हमने उसका बिजनेस को परचेज कर लिया। समझ में आया? गुडविल हो गई वो, पेटेंट्स हो गए या ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सब के सब तुम्हारे पास क्या हो गए? इंटेंजिबल एसेट्स। थर्ड वाले पे एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने खर्चा करा या तो मैंने एक्सटेंशन कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास मान लेते कि कमर्शियल जगह है, वहां पे मेरे पास 2 फ्लोर है, अगर मैंने तीसरा भी फ्लोर बना दिया तो मैंने क्या कर दिया? एक्सटेंशन कर दिया। या कई के बार हम लोग क्या करते हैं, किसी फिक्स्ड असेट्स में खर्चा कर देते हैं कि ताकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छे हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे कि सच एज इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर। गए हो आप किसी थिएटर में, तब ऐसे किसी थिएटर में गए कि पहले कुछ उसका हिसाब किताब था अलग, अब नया हो गया? कौन सा? सीट्स नहीं थी। हाँ, सीट्स नहीं थी, सीट्स पुरानी थी, बहुत सीट्स पुरानी थी और नई आ गई, और बहुत कुछ हो गया, स्क्रीन भी अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी, बस ये चीजें। ठीक है, फोर्थ वाले में हम बात करते हैं, बोलते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द परचेज गुड्स, परचेज फिक्स्ड assets to the place of their use and expenditure incurred to their installation और erection। ध्यान से मेरी बात को समझो, मैंने एक मशीनरी परचेज करी, तो वो मैंने जब मशीनरी परचेज करी, मान लेते मुझे मशीनरी पड़ी 5 लाख रुपए की, मुंबई से परचेज करी, लेकिन जब वो मेरे घर पर आई जहाँ पे मैंने उसे इस्तेमाल करना है, तो मेरे 25,000 रुपए लाने में लग गए। तो तुम मेरे पास आए, तुमने कहा कि भैया तुम्हें मशीनरी कितने की पड़ी, तो मैं बोलूंगा भैया 5,25,000 रुपए की। समझ में आया? तो मैं इसको बच्चों को इस तरीके से समझाता हूँ, मैंने कहा असेट्स में होने वाले खर्चे हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, असेट्स में होने वाले खर्चे अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करा, घर में एक मान लेते हैं गीजर लगाया, हमें उसके 15,000 रुपीज पे करे, उसके बाद ये 15 के साथ हमने उसे 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन के भी दिए। तो तुम मुझसे पूछ रहे, तो हमने पूछा कि भैया आपने गीजर कितने का लगाया, तो 15 नहीं बोलूंगा, मैं 16 बोलूंगा। ठीक है। सच एज फ्रेट हो गया, फ्रेट मतलब भाड़ा, ऑन फिक्स्ड असेट्स, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन हम पे करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द टाइम ऑफ द असेट्स इज रेडी फॉर यूज इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट्स। सबका सब किस में होगा ऐड? कॉस्ट ऑफ द असेट्स में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत आई बात समझ में?
तो फोर्थ वाले पॉइंट को मैं किस तरीके से समझाता हूँ, असेट्स में होने वाले खर्चे अलग से रिकॉर्ड नहीं किए जाते, उसी की वैल्यू के साथ ऐड हो जाते हैं, लेकिन गुड्स में किए जाने वाले खर्चे अलग से रिकॉर्ड होते हैं। दोनों में फर्क समझो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मशीन मंगाई, ठीक है, अपने इस्तेमाल करने के लिए, वो मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया, असेट्स हो गया, पर्सनल यूज नहीं, असेट्स हो गया, बिजनेस के लिए आया, तो उसमें अगर कोई खर्चा आ गया तो उसी की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन ध्यान से इसको समझना, मैंने कोई गुड्स मंगाया, उसमें भी कुछ खर्चा है, तो मैं उसको उसके वैल्यू के साथ ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैंने कल के दिन क्या करना है, बेचना है, उस खर्चे को मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर हुई बात? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड असेट्स। रिकंडीशनिंग, जैसे हम उसको चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि सपोज करते हैं सोफे वगैरह है, उनकी हालत अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तुमने इसमें थोड़े से पैसे लगा दिए, बिल्कुल उसको चेंज कर लिया, इनकी तुमने कंडीशन ही चेंज कर ली, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन, ये जैसे ये था, फिफ्थ वाले में क्या था, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड असेट्स सच एज expenditure incurred or repairing or overhauling of second hand machine to increase its life or make it ready for use। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने कोई पुरानी कार खरीदी, लेकिन तुमने उसमें खर्चा करके उसे बढ़िया बना दिया, अब उसको बढ़िया काम कर रही है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाले में हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनका टू ऑब्टेन राइट टू बिजनेस करने के लिए राइट चाहिए मुझको, समझ में है। एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस और पेटेंट्स एटसेट्रा, ये सब के सब ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे हमने वाइन शॉप देखी होगी, जैसे बहुत सारे काम, जैसे अगर आप मालदेवता की साइड गए तो वहाँ से खनन किया जाता है, तो बहुत सारे आपको उसके लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे काम है जिसके लिए आपको केमिस्ट की दुकान खोलनी, लाइसेंस हर कोई तो नहीं खोल सकता ना भाई, तो अगर आप ये लाइसेंस या पेटेंट में जो खर्चा कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओनली द इनिशियल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल, और अगर मैं उसके रिन्यूअल फीस दे रहा हूं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ध्यान से इस चीज को समझना, समझ में आया? जब मैंने लाइसेंस लिया क्या हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको हर साल रिन्यू करवा रहा हूँ तब समझ में आया, रेवेन्यू होगा। तो कहाँ दिखाऊंगा, ऐसे ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैपिटल रहेगा तो उसको बैलेंस शीट में मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, लीगल एक्सपेंसेस, मतलब मान लेते हैं कि मैंने किसी लॉयर को फीस वगैरह दी, इनकट फॉर द परचेजिंग एंड ओइंग ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स राइट्स एटसेट्रा, ये भी सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या तुमको पता है कि जब हम कोई जमीन परचेज करते हैं, घर परचेज करते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री होती है, वो रजिस्ट्री अगर मुझे अपने नाम पे करवानी पड़ेगी, उसमें पैसे लगते हैं, तो वो भी सबका सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है किसकी भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज हेडेड टू द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट। ध्यान से समझना, कहाँ करते हो इसको ऐड, कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स में, अलग से मत कर देना, ठीक है। इसका मतलब है डेबिटिंग टू द रिलेवेंट फिक्स्ड असेट्स अकाउंट एंड इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे कि सपोज करो अभी मैं आपको बैलेंस शीट जब सिखाऊंगा तो इस तरीके की बनती है, यहाँ पर मैं बोलूंगा असेट्स, एक जेसीबी थी अब दो हो गए, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है, ऐसे करके, ठीक है। वी हैव डिस्कस द बेसिस फॉर डिस्टिंक्शन, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, रेवेन्यू भी समझ लिया। हाउएवर द डिस्टिंक्शन इज नॉट सिंपल, थोड़ी सी और बातों को सीखते हैं। लिखा हुआ पहला कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस अपीयर टू बी रेवेन्यू एक्सपेंसिव बट दे आर कैपिटल एक्सपेंसेस। अब इन पॉइंट को पढ़ना जरा, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमको दिखेंगे तो रेवेन्यू की तरह, लेकिन होते क्या है, वो कैपिटल होते हैं, समझ में आया? जैसे एक्सपेंसेस incurred on the repair and whitewashing for the first time on the purchase of an old building since these expenses are necessary to make the building usable। समझ में? आपने कोई पुरानी बिल्डिंग खरीदी, आपने उसमें क्या करा, व्हाइट वॉश वगैरह करवाया फर्स्ट टाइम उस बिल्डिंग को खरीदने पर, तो ये आ जाएगा सिंस दिस एक्सपेंसेस। क्या वो जरूरी थे? बिल्कुल थे, बिना उसके तो आप उस बिल्डिंग में रह ही नहीं पाते। तो ये सब के सब क्या होंगे, आपको लगेगा तो इसका नेचर रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू नहीं, कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि बिना उसके आप उसमें रह ही नहीं पा रहे हो। दूसरा, वेजेस पेड टू वर्कर टू प्रोड्यूस अ टूल टू बी यूज्ड इन द फैक्ट्री इटसेल्फ और इन इंस्टॉल द मशीनरी। हमने वेजेस पे करा वर्करों को टूल्स बनाने के लिए या मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग सच एज फीस पेड टू द लॉयर को दिया जो हमने, और जो रजिस्ट्रेशन के दिया, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग टू परचेज एंड असेट्स, ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। मैंने क्या करा कि जब मैंने कार खरीदी ना अपनी, तो मैंने उसके साथ साथ लोन भी लिया हुआ है, मेरा बैंक से लोन भी चलता है। तो जब मैंने लोन लिया तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बोरोइंग बोलता हूँ। मुझे उसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग टू परचेज एंड असेट्स अप टू द स्टेज इट इज रेडी फॉर यूज। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सपोज करते, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से, इसको मैं कार से नहीं समझाता, इसको मैं आपको किसी बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने क्या करा, एक बिल्डिंग बनाई, एक कमर्शियल टावर आपने बनाया, और कल के दिन आप उसमें जब तक आप उसका काम, जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, कब तक, जब तक वो रेडी फॉर यूज ना हो जाए, तब तक जो आप उसमें ब्याज भर रहे हो बोरोइंग में, वो सबका सब क्या हो जाएगा, आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग मतलब होता है पैसा किसी से उधार लेना। उसमें मैं जो ब्याज पे करता हूँ, किस चीज के लिए करा, परचेज ऑफ एन असेट्स। मैंने क्या खरीदा, असेट्स खरीदा भैया, कब तक, उस स्टेज तक जब तक वो रेडी फॉर यूज ना हो जाए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला पर्पस क्या है, ये हमारे पास ऑपरेशन के लिए काम आता है। इट इज इनकट फॉर द ऑपरेटिंग द बिजनेस। ये कैपिटल का के लिए आता है, इट इज इनकट फॉर द परचेज ऑफ द फिक्स्ड असेट्स फॉर द यूज इन द बिजनेस। दूसरा कैपेसिटी में ध्यान देना भैया, जितना अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होएगा तो भैया इट इज इनकट फॉर अर्निंग प्रॉफिट के लिए हम कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? पीरियड क्या है, इट इज बेनिफिट एक्सपेक्टेड विद इन ईयर। इसका बेनिफिट भैया विद इन ईयर ही मिलने वाला है। मैं अगर किसी को सैलरी देता हूँ, मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पे टीचर्स काम करते हैं, मैं उनको अगर सैलरी देता हूँ तो एक महीने की सैलरी में एक ही महीने तक काम करेंगे। ठीक है। और इसका जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका मुझको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। रिकॉर्डिंग में कहाँ पे करता हूँ, ये डेबिट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, डेबिटेड टू द रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट, ये कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, डेबिटेड टू द रिलेटेड असेट्स अकाउंट। क्लियर? नेचर ऑफ अकाउंट ये क्या है भैया, खर्चा है। ये क्या बनाएगा, असेट्स बनाएगा। मैंने कैसे समझाया, 5 वाले पॉइंट को समझो कि जब मैंने स्कूटी परचेज करी वो क्या है, असेट्स है। जो मैं उसमें पेट्रोल भराता हूँ वो क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर हुआ? ठीक है। वी आर शोन, इसको मैं ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में शो करूंगा, इसको मैं कहाँ पर शो करूंगा, बैलेंस शीट पर। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट उससे इस पे चर्चा करते हैं।